नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। और आज हम आपको दिखाने जाना है चुनाव से जुड़ी एक और खास खबर। आज 146 के विधायक प्रताप सरनाईक ने एक पत्रकार परिषद रखी थी। उस पत्रकार परिषद में उन्होंने अपने 15 सालों के कामों का विवरण दिया और उन्होंने आरक्षण क्रमांक 302 जो हॉस्पिटल रिजर्वेशन है उसके बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो प्लान और सीसी पास किया गया है उसे नगर रचना विभाग द्वारा रद्द किया जाएगा। इस बारे में जब हमने प्रताप सरनाईक जी से बात की कि जिन अधिकारियों ने उस आरक्षण क्रमांक 302 में गलत तरीके से सीसी और ओसी पास किया है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, तो प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों को जवाब में बताया कि जब हमारा जमीन हमारे ताबे में आ जाएगा अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो पत्रकार परिषद में और क्या जानकारी दी विधायक प्रताप सरनाईक ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आप सभी पत्रकारों को, हमारी बहनों को, भाइयों को, सबको धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए। और खासकर मैं आप सभी लोगों का इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2009 जिस वक्त मैं शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युति का उम्मीदवार था, 2014 जिस वक्त शिवसेना भारतीय जनता पार्टी भेजा, तीसरी बार पूरे देश में मोदी जी की लहर थी और हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार ये जो जनता को पसंद थे उनके माध्यम से 84,000 से ज़्यादा मार्जिन 84,008 वोटों से मैं जीत के आया। तो ये सब जो चीज़ें होती है सिर्फ प्रताप सरनाईक ने उसमें बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र में पत्रकारों का होता है जो चौथा स्तंभ है, और आप लोग उसमें मेरे जो विजय में भागीदार भी उतने ही बड़े पैमाने पे हो। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, साथ ही में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, और कल ही ठाणे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के हाथों से मेरा जो कॉफ़ी टेबल बुक है और मेरा जो वचननामा है उसका मैंने उनके हाथों से वो लोगों को समर्पित कर दिया। उस वचननामा में अगर आप देखेंगे तो जो काम मैंने किए हैं, जो चल रहे और जो पूरे हो गए वही काम दिए, मैंने भविष्य के काम कुछ भी दिए नहीं है। उसमें खाली एक बैंगलोर सिटी में अगर रोपवे की सेवा हो सकती है तो मीरा भाईंदर को उठाने में भी होनी चाहिए, ऐसी मेरी एक संकल्पना है। वो सिर्फ रोपवे छोड़ के बाकी सभी चीज़ें जो है वो मैंने पूरे कर दिए और अभी उसके लिए निधि लेके आया और काम भी चल रहे हैं। आप तो जानते हो कि पिछले 2 सालों से मैंने सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के लिए 3,000 करोड़ से ज़्यादा निधि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से राज्य शासन से लाया। तो बहुत सारा निधि जो है हमने MMRDA से लाया, जिसकी वजह से सीमेंट कंक्रीट के काम पूरे के पूरे मीरा भाईंदर शहर में चल रहे। मैं श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, मुझे मगर अभिमान है कि मेरे ही कार्यकाल में सूर्या डैम का जो पानी का योजना थी वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उस वक्त के देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हम लोग पीछे पड़े और वो योजना मंजूर हो गई ताकि 218 MLD पानी ये हमारे मीरा भाईंदर शहर को मिल जाएंगे। मगर उसके इंटरनल जलवाहिनी डालने का जो 520 करोड़ का निधि है वो मैंने मेरे कार्यकाल में मंजूर कर दिया। उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे और एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में वो 520 करोड़ रुपए का काम मंजूर करके शहर में पूरे बड़े पैमाने पे वो जो इंटरनल पाइपलाइन घुमानी पड़ती है उसका काम शुरू हो गया। तो अगले साल वो पानी वितरण व्यवस्था का काम पूरा हो जाएगा और लोगों को पानी मिलेगा। आपको पता है कि मेट्रो तो बहुत साल पहले हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तभी मंजूर हो गया था, काम भी चल रहा था, मगर उस मेट्रो के बीच में कुछ टेक्निकल चीज़ें थी। तो मैंने उस वक्त के कमिश्नर राजीव और एडिशनल कमिश्नर सोनिया सिटी जी को बताया, जो विधिमंडल में मैंने आवाज़ भी उठाया था उसके बारे में, कि अगर नागपुर में मेट्रो का एलिवेटेड अगर ब्रिज हो सकता है, रास्ता हो सकता है, तो मीरा भाईंदर में भी होना चाहिए। और उस माध्यम से मीरा भाईंदर में एलिवेटेड ब्रिज हो गया और उसका लोकार्पण भी हो गया।
बाकी का काम तो चल रहा है, मगर काम इसलिए स्लो हो गया क्योंकि मीरा भाईंदर में डोंगरी में जो अभी कारशेड को सैंक्शन मिल गया, उसके पहले राई मुर्दा मोरवा में कारशेड का आरक्षण डाला था और लोगों का, खासकर हमारे किसानों का, भूमिपुत्रों का विरोध था, इसलिए वो कारशेड वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया और डोंगरी में ले गए। उसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई और जगह पे अभी काम भी चालू हो जाएगा। तो वो मेट्रो अगले साल हम लोगों को समर्पित करके देंगे। साथ में मेट्रो 4 जो गायमुख से कासारवडोली और कासारवडोली से वडाला है, उसको पैरेलल मेट्रो 10 जो सैंक्शन हो गई है, तो गायमुख से लेके दहीसर चेकनाका यानी मेट्रो 9 को जोड़ने का काम हम अगले साल कर देंगे। मगर ये जो मेट्रो 9 है उसका लोकार्पण कर देंगे हम। तो ये जो 3 चीज़ है, तो 3 चीज़ के लिए 2025 से बहुत महत्वपूर्ण साल है मीरा भाईंदर के जनता के लिए, वो तो हम करेंगे। मगर एक खुशी की बात ऐसी है कि इलेक्शन के कार्यकाल में आपको शायद पता होगा कि 6-8 महीने पहले ही मैंने आरक्षण क्रमांक 302 जो है अस्पताल के लिए रिजर्व भूखंड था, मगर कुछ अधिकारियों ने गलत तरीके से प्लान सैंक्शन कर दिया था और उसकी वजह से हमें अस्पताल की जगह नहीं मिल रही थी और कोर्ट में भी डेवलपर गया था, हम भी कोर्ट में गए थे। मगर फिर ऐसे कहा जाता है कि जब तक हम नाक नहीं दबाते तो कोई किसी का मुंह नहीं खुलता है। अभी डेवलपर ने अपना मुंह खोल दिया, उसको पता चला कि 300 से ज़्यादा उसने बुकिंग कर दिए थे। हमने आर्थिक जो गुन्हे शाखा थी उसके ऊपर कंप्लेंट भी की थी, रेरा के पास मैंने खुद मेरा लेटर भेजा था, राज्य शासन के पास कंप्लेंट कर दी थी और उसका नतीजा ये निकला कि डेवलपर अभी कॉरपोरेशन का जो हक है, मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो हक है वो देने के लिए तैयार हो गया। UDCPR की जो तरतूद है, राज्य शासन का जो नियम है, वो नियम के अनुसार जो प्लॉट एरिया उसमें से 40% जगह और साथ ही में जो प्लॉट एरिया रहेगा उसका 25% का कंस्ट्रक्शन ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमको कॉरपोरेशन को बांध के देने को तैयार हो गया और उस तरह का एफिडेविट कोर्ट में डाल रहा है। और बहुत ही अच्छी तरह से अगर वो इमारत का काम जल्दी पूरा हो गया तो 500 बेड का अस्पताल मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए मिलेगा। जैसे इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक कैशलेस हॉस्पिटल 100 बेड का मिला, इसी तरह से ये कैशलेस हॉस्पिटल 500 बेड का, और उसमें साथ में हम लोग प्रोविज़न ये कर रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस की निवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि डॉक्टर और नर्सेस को बाहर से आना नहीं पड़े। उसी अस्पताल के ऊपर के 4 या 3 फ्लोर पे उन लोग की रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस तरह का हम प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मीरा भाईंदर शहर को हम देने जा रहे हैं। साथ ही में आपको पता है कि चेना रिवर फ्रंट का काम चालू हो गया, हमारे घोड़बंदर क्रीक डेवलपमेंट का काम चालू हो गया, घोड़बंदर किले का काम पूरा होकर हमने लोकार्पण किया और एडिशनल 10 करोड़ की निधि भी हमने वहाँ के लिए लेके आए। साथ ही में हमारा पहला स्काई वॉक बनने वाला है। आज तक तो पेपर में अलग अलग जगह पे स्काई वॉक की न्यूज़ सुनते थे, मगर पहला स्काई वॉक हम मना रहे हैं घोड़बंदर खाड़ी किनारा से लेके हमारा जो घोड़बंदर किला है और घोड़बंदर किले से शिवसृष्टि तक का ऐसे 900 मीटर का वो स्काई वॉक बनेगा। ग्लास का 65 करोड़ का वो स्काई वॉक है और उसकी निविदा प्रक्रिया पूरी होकर काम भी जगह पे चालू हो जाएगा। शिवसृष्टि के लिए पिछले महीने ने राज्य शासन ने मंजूर कर दिया और 54 करोड़ की शिवसृष्टि को भी सैंक्शन दे दिया। बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो कला दालन है उसका लोकार्पण हो गया, थोड़ा काम उसमें बाकी है, फिर भी उसका लोकार्पण हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पुतला का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे आनंद दिघे जी के नाम का जो मैदान है उसके बाजू का जो तालाब है, वो तालाब का म्यूज़िकल फाउंटेन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। हज़ारों लोग वहाँ पे आके म्यूज़िकल फाउंटेन का आनंद ले रहे हैं। तो जरीमरे तालाब के पास भी म्यूज़िकल फाउंटेन का काम पूरा हो गया, वो भी लोग देखने आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विकास के काम है, जैसे लता मंगेशकर के नाम का नाट्यगृह पूरा होकर लोकार्पण हो गया और इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक जी के नाम का जो अस्पताल है 100 बेड का, वो भी अभी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। लोगों को बहुत सुविधा उसके माध्यम से मिल रही है। सभी समाज भवन के काम चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रकल्प है, रास्ते जो सीमेंट कंक्रीट के हैं वो भी काम चल रहे हैं। तो अगला साल 2025 ये मैं मीरा भाईंदर शहर का ये जनता के लिए समर्पित करना चाहता हूँ कि वो एक साल में मीरा भाईंदर के जनता को मेट्रो और साथ ही में ये अस्पताल का काम चालू हो जाएगा और पानी की जो समस्या है वो उससे मुक्ति देने के लिए ये 218 MLD पानी की योजना जो है लोगों तक मैं कार्यान्वित कर दूंगा। सर, आपने
देखिए, मुझे तो लगता है राजस्थान जाने वाली और 2 या 4 गाड़ियां रुकाने की बात हमारे यही हफ्ते जो रेलवे मंत्री यहाँ पे आए थे तभी उन्होंने हमें मीरा भाईंदर की जनता को आश्वासन दिया है कुछ गाड़ियां रोकने की। मुझे एग्जैक्ट कौन सी गाड़ियाँ वो मुझे पता नहीं, मगर उन्होंने आश्वासन दिया है रेलवे मंत्री ने। सर, जैसे आपने कहा कि आरक्षण क्रमांक 302 उसका प्लान सीसी अधिकारियों ने गलत तरीके से पास कर दिया था, तो उन अधिकारियों पे और कमिश्नर पे कार्रवाई करने की मांग आप करेंगे क्या? देखिए, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, आप जो बोल रहे हो एकदम हकीकत है, सही बात है, मगर मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, मगर वो मैं बाद में करूँगा, सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज मेरा ऐसा है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो पहले हमारे ताबे में आनी चाहिए। जो 40% जगह है और 25% का कंस्ट्रक्शन है वो पहले मैं ताबे में पोजीशन में ले लूँगा और उसके बाद में आप जो बोल रहे हो वो कार्रवाई करने की मांग करूँ। बराबर है, मगर मेरा ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर की शुरुआत कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, बाउंड्री ओवड़ा माजूड़ा की, ये भी उनको अभी तक पता नहीं है मेरा तो इसका जवाब तो मेरे से ज़्यादा आप लोग देना चाहिए, क्योंकि 15 साल से तो आप मुझे नज़दीक से जानते हो। मगर फिर भी क्या रहता है हर इंसान को, देखिए इलेक्शन के दौरान ये जो चीज़ें हैं ये तो करनी ही पड़ती है, अगर ये नहीं करेंगे तो चलेगा। नरेश मनेरा जी मेरे अभी भी पहले भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं और कल भी रहेंगे। जिस वक्त आपको शायद किसी को पता नहीं रहेगा, मगर कुछ सालों पहले जब भी हमारे धर्मवीर आनंद दिघे जी साहब थे तो नरेश मनेरा जी नगर सेवक थे और उन दौरान जकात चोरी बहुत बड़े पैमाने पे होती थी और दिघे साहब कभी भी कुछ गलत चीज़ें अगर होती है ना तो उसको माफ़ी नहीं रहती थी। उनका दरबार में आपने धर्मवीर पिक्चर देखा है? हाँ, उनको चुकीला माफ़ी नहीं। तो कुछ गलतियां मनेरा साहब की वजह से हो गई थी, तो जकात चोरी के एक प्रकरण में उनको 2-3 महीने जेल में दिघे साहब ने डाल दिया था, क्योंकि हकीकत थी। तो जेल के अंदर थे, तो जेल के अंदर आने से बाद शिव सैनिकों ने उनको नकारा, क्योंकि दिघे साहब का गुस्सा ऐसा होता है कि उनके साथ जाएंगे उनकी भी ये नहीं होती थी, क्योंकि गलत वो कभी सहन नहीं करते थे। तो उसके बाद में दिघे साहब का ये होने के बाद में वो राजनीति से बाहर चले गए थे। मगर उसी दौरान मेरी 2009 की इलेक्शन आ गई, तभी दिघे साहब नहीं थे। तो 2009 में उन्होंने मेरे साथ काम किया, मनेरा जी ने। जब भी पहला मेरा इलेक्शन था तभी एज अ शिवसैनिक करके मैं रिक्वेस्ट किया उनको कि शिवसेना को ये टिकट मिली है और नया कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, तो उन्होंने मेरे लिए काम किया। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अभी राजनीति में आ जाओ, कितने आप कार्यकर्ता होते हैं। राजनीति में आने के बाद 2012 में पहली बार उनको मैंने टिकट दिलवाया शिवसेना का नगर सेवक का, और फिर टिकट देने के बाद वो एकदम कांटे की टक्कर थी। तो मैंने उस वक्त हमारे पुराने जो मित्र थे, संजय तांडेल नाम के नगर सेवक थे, उनको हमारे पार्टी में दिया, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, और मुकेश ठुमरे नाम का एक बहुत ही बड़ा कार्यकर्ता था, उसको भी ले लिया लास्ट मोमेंट, यानी 4 दिन पहला। उसकी वजह से पहली बार वो 300 वोट से जीत गया। फिर वापस 5 साल के कार्यकाल में कुछ गलतियां शायद होती है, इंसान होता है, गलतियां तो होती रहती है, कभी मुझसे भी गलतियां होती है। तो फिर वो तकलीफ में आ गए, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से वो 300 वोटों से ही खाली जीते थे। फिर मेरे, क्योंकि पैनल तो मुझे लेके आना था शिवसेना का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, फिर मैं वापस जो रवि घरत नाम के कैंडिडेट थे उनको हमारे पार्टी में ले लिया, और वो पैनल में उनके साथ जोड़ दिया मैंने 4 जन के पैनल में। फिर वो पैनल जीत के आया, मगर बीच में शायद उनको ऐसा, क्योंकि मीरा भाईंदर के बहुत सारे नगर सेवक हमारे साथ में है, शिंदे साहब के नेतृत्व हैं, थाने के तो पूरे के पूरे आ गए, ये हमारे नरेश मनेरा जी छोड़ के। बीच में वो लोकसभा में आ रहे थे हमारे पास, मगर कुछ ये हुआ, उनको विधानसभा लड़नी होगी, फिर वो उस वक्त आए नहीं। फिर अभी वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, मगर उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट को शुभकामनाएं देना चाहिए। तो मैं इसी तरह से नहीं, क्यों ये मैं बात बताया, हमारे अमित तिवारी जी ने कुछ आज आर्टिकल मैंने तिवारी जी का पढ़ा था नवभारत टाइम्स में, उन्होंने एक वर्ड लिखा था, इसलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
बता दिया ताकि आप लोगों को भी पता चले कि बाबा हमारे कैंडिडेट सामने कौन है। अगले साल खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और चुनाव से संबंधित हर खबर देखते रहिए और हमारे बजरंग प्रहार न्यूज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।